नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण काल की 2 लहरों को देखने के बाद अब तीसरी संभावित लहर के खिलाफ व्यापक तैयारियां की जा रही है। आशंका है कि इस लहर में बच्चे सर्वाधिक चपेट में आ सकते हैं। इसी को लेकर इंदौर जिले में कोरोना योद्धाओं की व्यापक टीम तैयार हो चुकी है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान प्रथम लहर इतनी प्रभावी और खतरनाक नहीं थी जितनी कि दूसरी लहर ने सर्वाधिक जन और धन का नुकसान किया है। वर्तमान में इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण काफी हद तक कवर कर लिया गया है। नए रोगी की संख्या नाम मात्र रह गई है। शासन और प्रशासन दोनों ही इस मामले को लेकर व्यापक तैयारियां कर रहे हैं। आशंका है कि अक्टूबर माह के दरमियान इंदौर सहित प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपना असर दिखा सकती है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। उक्त मामले को लेकर इंदौर के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के अधीक्षक वरिष्ठ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हेमंत जैन से डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट की टीम ने विशेष चर्चा कर जानकारी हासिल की, जिसमें उन्होंने बताया कि WHO सहित अन्य ने कोरोना की तीसरी संभावित लहर की आशंका व्यक्त की है, जिसमें इस बार यह संक्रमण बच्चों को टारगेट कर सकता है। इसी को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर हेमंत जैन बताते हैं कि पहले हमारे पास ICU और NICU की लगभग 500 बेड उपलब्ध थे, जिनकी संख्या बढ़ाकर अब 2000 कर दी गई है। WHO और एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं उनके अनुसार थर्ड वेव की पूरी आशंका है आने की, और उनके हिसाब से करीब अक्टूबर या नवंबर में इंडिया में आने की पूरी संभावना है। अभी UK में केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। कुछ दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में, मलेशिया में, थाईलैंड में, ताइवान में केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं। तो आशंका है कि कुछ महीनों में इस तीसरी लहर भारत में भी आने अपेक्षित है। कई बार लोग पूछते हैं कि इस तीसरी लहर में क्या बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। तो हाँ, ये आशंका निराधार नहीं है, और हमें उम्मीद है कि इस तीसरी लहर में बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि बच्चे अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। 18 आयु से अबव के लोगों को वैक्सीन लग चुका है, और 18 साल से कम लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है कि शायद अक्टूबर नवंबर तक 12 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाए मार्केट में। सर, क्या गलतियां होंगी जिसके कारण से ये बच्चों को अटैक कर स्कूल सकता है? कॉलेजेस खुल गए हैं या खुलने वाले हैं। छोटे बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग, सही तरीके से मास्क यूज़ करना, हैंड सैनिटाइज़र हम बच्चों को सिखाते हैं, पर अच्छी तरह से बच्चे इसका पालन नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं करते हैं। तो इसलिए, और अगर एक छोटी सी क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हों, बच्चे खेलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ऐसे बच्चों में संक्रमण होने की चांसेस एडल्ट के मुकाबले ज़्यादा रहती है। अगर एडल्ट अगर अपने आप को जिसको अपन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, अगर उसको पालन नहीं करते हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में वही तीनों चीज़ें SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन अगर नहीं करते हैं, तो वो लोग टीका लगने के बावजूद भी संक्रमित हो सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे, उनमें लक्षण नहीं रहेंगे, पर एसिम्प्टोमेटिक भी होकर वो संक्रमित तो कर सकते हैं अपने बच्चों को। तो एक ही लोगों से गुजारिश है और उनसे निवेदन है कि आपको अगर 2 टीके लग चुके हैं, उसके बावजूद भी आपको कम से कम बाहर निकलें, कम से कम पार्टी, बर्थडे या सगाई समारोह में जाएं। क्लोज डोर मीटिंग्स कम से कम रखें। क्लोज डोर मीटिंग में ही संक्रमण होने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बताना चाहेंगे, जिसके कारण हम इस लहर से अगर आ भी गई तो कम से कम बच्चों को इन्वॉल्व करें। डॉक्टर हेमंत जैन ने चर्चा में बताया कि सुरक्षा यंत्र के अलावा पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन भी उपलब्ध हो चुकी है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय और शासन को पत्र लिखे जा चुके हैं, ताकि वे इस मामले में सावधानी व अन्य आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें। वर्तमान में चाचा नेहरू चिकित्सालय में अलग अलग वर्कशॉप के माध्यम से डॉक्टर नर्स को प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसी के साथ मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जा रहे हैं, ताकि वे अन्य चिकित्सालयों में जाकर टीम को दिशा निर्देश देकर तैयारियां करवा सकते हैं। चाचा नेहरू चिकित्सालय में सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अलग अलग वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। अब तक 7 वर्कशॉप आयोजित हो चुकी हैं। प्रत्येक वर्कशॉप में 15 डॉक्टर और 40 नर्स सम्मिलित किए जा रहे हैं। एंटिसिपेशन तो है कि थर्ड लेयर आएगी और बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे।
उसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है पिछले 1.5 महीने से। काफ़ी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं सरकारी और निजी चिकित्सालयों के मालिकों के साथ में, उनके जो डॉक्टर्स हैं जो कि आईसीयू और पीआईसीयू एनआईसीयू में हैं, उनके साथ मीटिंग हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। जो पहले आज से 1-1.5 महीने पहले अपने शहर में केवल 450-500 बिस्तर उपलब्ध थे एनआईसीयू और पीआईसीयू मिलाकर, अब करीब 2000 बिस्तर उपलब्ध हैं एनआईसीयू, पीआईसीयू और एचडीयू को लेकर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नियरली 4 गुना बढ़ चुका है। इक्विपमेंट्स और दूसरे ड्रग्स का भी हम लोगों ने जो जितने अस्पताल हैं उनको हमने एक लिस्ट दे दी है कि ये इक्विपमेंट्स लिस्ट होने चाहिए इतने बच्चों के लिए, और वो प्रोक्योर करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। मैन पावर के बारे में भी उनको हिदायत दी गई है निजी चिकित्सालय को भी कि इतना मैन पावर होना जरूरी है इतने बिस्तर पे। जहाँ तक चाचा नेहरू और एमटीएच का सवाल है, जो सरकारी अस्पताल हैं इनमें हमने डीएमई और शासन को हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो भेज दी है, और उम्मीद है कि कुछ सप्ताह में हमें ये सब इक्विपमेंट्स और मैन पावर हमें उपलब्ध हो जाएंगे। किसी भी तैयारी के एक अहम चीज़ जो रहती है वो ट्रेनिंग को लेकर रहती है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जिलाधीश ने हमें बोला था कि चाचा नेहरू क्योंकि एक सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर सब ट्रेन स्टाफ है, यहाँ पे एक टीचिंग मेडिकल कॉलेज है, तो हमें ट्रेनिंग और वर्कशॉप का हमें जिम्मा सौंपा गया मेरे को, और हमने अभी तक करीब 7 वर्कशॉप कर चुके हैं पिछले 15 दिन में, और अभी हम अगले 15 दिन में 8 और वर्कशॉप करेंगे। हर वर्कशॉप सुबह 9:30 बजे चालू होकर 4:30 बजे तक चलती है, जिसमें हम 50 से 60 लोगों को ट्रेन करते हैं। पहली वर्कशॉप में हमने मास्टर ट्रेनर्स बनाए हैं जितने बड़े बड़े अस्पतालों में, जैसे सेम्स, इंडेक्स, सेवाकुंज, चोइथराम, सीएचएल अस्पतालों के डॉक्टर्स को और वहाँ के ट्यूटर जो हैं जो बच्चों की केयर करते हैं, हमने उनको ट्रेन करा, और वो लोग अपने अपने अस्पताल में जाके 3 से 4 ट्रेनिंग ले रहे हैं जिनके वहाँ के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को ट्रेन कर सकें। उसके बाद हमने निजी चिकित्सालय के 100 लोगों को ट्रेन करा है 3 दिन में। 45 निजी चिकित्सालय को ट्रेन करा है हमने, और सरकारी अस्पताल जैसे पीसी सेठी, हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक, जिला चिकित्सालय, सांवेर, हाथोद और जितने भी दूसरे सरकारी अस्पताल हैं उनके डॉक्टर्स और सिस्टर्स को भी हमने ट्रेन करा है। चाचा नेहरू और एमटीएच के सिस्टर्स को ट्रेन करा है, और अगले कुछ दिनों में हम आयुष के डॉक्टर्स जो अपने सरकारी अस्पताल के जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं उनको करेंगे ट्रेन। हम एनएचएम से जो डॉक्टर्स मिले हैं स्वास्थ्य विभाग को, उनको ट्रेन करेंगे, और फिर अगले 5 दिनों तक हम मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, रेसिडेंट्स और कंसल्टेंट्स को हम ट्रेन करेंगे। तो ओवरऑल करीब हमारा उद्देश्य है कि करीब 2000 लोगों को हम इस वर्कशॉप के जरिए ट्रेन करें, जिसमें हम बच्चों की बीमारी के बारे में, लक्षण के बारे में, उनको कैसे सॉर्ट आउट करें कि कौन सा बच्चा निम्न लक्षण का है, कौन सा बच्चा इमरजेंसी वाला है जिसको ट्रीट करें, ऑक्सीजन का सही उपयोग कैसे करें, ड्रग्स कैसे बनाएं, वेंटिलेटर और बाईपैप बच्चों में कैसे यूज़ करें। ये सब चीज़ें हम इस वर्कशॉप में हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं वर्क स्टेशन में। तो हम लोग इस बात का हमने बड़ा सीरियसली हम लोगों ने इस वर्कशॉप के लिए जो अटेंडीज आ रहे हैं, डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा ये सब देखकर, जिनकी उनको आज तक नॉलेज नहीं थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए थे आज तक कोविड में, पर एंटिसिपेटेड ज़्यादा होंगे, इसलिए उनको भी एक उत्सुकता थी कि बच्चों का इलाज कैसे करा जाए। तो ओवरऑल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। और हम डॉक्टर हेमंत जैन बताते हैं कि अब तक जिला चिकित्सालय, पीसी सेठ अस्पताल, हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक, सांवेर, हाथोद सहित सभी सरकारी अस्पतालों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। 100 बेड चाचा नेहरू में है, 350 बेड एमटीएच में है, 240 बेड पीसी सेठी में, 60 बेड हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक में, करीब 200 बेड सेम्स में, 125 बेड इंडेक्स में, 80 बेड सेवाकुंज में, चोइथराम में 40 बेड हैं। तो इस तरह से सब अस्पतालों में, सब निजी चिकित्सालय में 45 निजी चिकित्सालय जहाँ पे हमने 10 से 15 बेड रखे हैं। विशेषकर इसमें दवाइयों की कौन सी आवश्यकता पड़ती है सर? क्योंकि अभी जैसे कई लोग क्या होता है, साधारण बुखार होता है
तो भी वो शंका करते हैं कि कोविड है, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? क्या वो कोई सादा सिंपल जो दवा ले सकते हैं या बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं ले पाएंगे? बिना चिकित्सक की सलाह के तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता कोई दवाई लें। पर अगर अपन वयस्क लोगों से एडल्ट अगर कंपेयर करेंगे बच्चों की इलाज में, तो बहुत कम दवाइयाँ हम लोग उपयोग करते हैं। रेमडेसिविर, स्टेरॉयड, प्लाज्मा थेरेपी हम लोग नहीं के बराबर यूज़ करते हैं, और कोई इंडिकेशन भी नहीं है बच्चों में इसे यूज़ करना। एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, जैसे बड़े बच्चों में काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक्स मिलती थी, हम बच्चों में यूज़ नहीं करेंगे। और जो हमारी जो गाइडलाइंस है वो भी बोलती हैं कि यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं जिसमें कि हम एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। बहुत रेयर एक्सेप्शंस होते हैं जब हम रेमडेसिविर यूज़ करेंगे, पर बाकी इस दवाई का यूज़ करने का कोई औचित्य नहीं है बच्चों में। तो ऑल एंड ऑल दवाइयाँ का उपयोग बड़ा कम है। कोरोना की तीसरी लहर उतनी प्रचंड और विनाशकारी नहीं हो जितनी दूसरी लहर थी। इसे लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब देते हुए डॉक्टर हेमंत जैन ने बताया कि सारी संभावना को देखते हुए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसलिए वर्कशॉप के माध्यम से डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, बल्कि मास्टर ट्रेनर भी तैयार किए जा रहे हैं। किस तरह से दवाइयों का संग्रह किया जा रहा है, उक्त मामले में जानकारी देते हुए डॉक्टर हेमंत जैन बताते हैं कि बच्चों को काफी कम दवाइयां उपयोग में लाई जाती हैं। रेमडेसिविर, एंटीबायोटिक या अन्य जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उनका उपयोग तो हम नहीं के बराबर करेंगे। वक्त और परिस्थिति के अनुसार उन्हें सही उपचार मिले, इस बात के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पेरेंट्स को सबसे पहले तो खासकर जो माता पिता हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, दोनों डोज लगवा लें। आपके घर में जितने वयस्क हैं उन लोगों को वैक्सीनेट करें। अगर वो संक्रमित कम होंगे तो बच्चे भी संक्रमित कम होंगे, पहली चीज़। दूसरा, 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनको मास्क सही तरीके से उपयोग करने की प्रैक्टिस करी जाए, उनको समझाइश दी जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करते हैं। बाहर निकलने पर वो हैंड को सैनिटाइज़ करें, या तो साबुन से हाथ धोएं 20 सेकंड तक, या हैंड सैनिटाइज़ करें। जहाँ तक हो सके बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाएं, पार्टीज़ में नहीं जाएं। ये सब चीज़ें हैं जो कि हम बच्चों को हिदायत दे सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, और ये माता पिता का दायित्व है कि वो ये ट्रेनिंग। कोरोना की तीसरी लहर इतनी घातक न हो, इसके लिए माता पिता को भी जागरूक होना पड़ेगा। डॉक्टर हेमंत जैन ने सभी माता पिता से अपील की है कि वे स्वयं कोरोना की वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं। साथ ही 18+ वाले जितने भी सदस्य हैं वे भी वैक्सीनेशन करवाएं। स्कूल या कॉलेज में भीड़ से थोड़ा दूर रहें। खेलकूद के समय भी विशेष ध्यान रखें। मास्क और सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। पार्टी और भीड़ भरे बाजारों में जाने से बचें, तो कोरोना की तीसरी लहर घातक नहीं हो सकती है। स्वयं बचें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और अन्य को भी सतर्क और जागरूक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट।